नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं आप तमाम इस YouTube से जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। सही है, आज मैं पुनः फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। सही है, मैं आज इस साइटोलॉजी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं सेल साइकिल, कोशिका चक्र। आज इस कोशिका चक्र की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आपको मैं दिखाता हूं कि आपके लिए मैंने क्या लाया। सही है, अगर मैं वैसे बात करूं, सही है, सेल साइकिल। सही है, आप समझिएगा, आज ये पुनः एक नए टॉपिक के ऊपर फुल्ली न्यू टॉपिक है सेल साइकिल। सही है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। कोशिका चक्र है क्या, पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। कोशिका चक्र की है क्या? सही है, कोशिका चक्र कहते किसको है? सही है, जैसे मान लीजिए एक सेल है, सही है, एक कोशिका है, तो एक कोशिका को कोशिका चक्र के विभिन्न अवस्थाओं से, जैसे कि मान लीजिए शरीर में प्रोटीन का बनना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। सही है, डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। सही है, डीएनए का प्रतिकरण होना, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना। सही है, एमआरएनए का से ट्रांसलेशन होना। सही है, इन सारे पहलुओं को, सही है, जब प्रक्रियाओं के द्वारा गुजारा जाता है तो सेल जो है एक चक्र के द्वारा स्थानांतरित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका चक्र। तो सही है, तो इन सारे प्रोटीन बनना, डीएनए बनना, इन सारे पदार्थों को बनने के पहले से कोशिकाओं को सेल साइकिल से गुजरना पड़ता है। जब तक ये सेल साइकिल से नहीं गुजरेगा तब तक कोशिकाओं का जो है चक्र पूरा नहीं होगा। तो इन्हीं पहलुओं पर हम आज बात करेंगे कि सेल साइकिल में बेसिकली कौन कौन से स्टेप आते हैं। सही है, और सेल साइकिल किस तरह से पूरा किया जाता है। एकदम मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। सही है, यहीं से मैं आपके दिमाग में आपको एडजस्ट कर दूंगा कि सेल साइकिल है क्या। सही है, वैसे समझिए सेल साइकिल क्या है। सही है, कोशिका जैसे कि एक सेल है। सही है, एक सेल को, सही है, एक सेल है, एक सेल को बनने में, सही है, एक सेल से मान लीजिए दो सेल बनता है, तो दो सेल के बनने में, सही है, दो सेल के बनने तक में वो सारी प्रक्रियाएं, सही, कोशिका के अंदर जो संपन्न क्रियाएं होती है, चाहे जो भी हो, डीएनए बनना या आरएनए बनना, सही, जो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सही है, उन सारे प्रोसेस को एक साथ मिलाकर हम लोग कोशिका चक्र के द्वारा गुजारते हैं। वैसे फिर से मैं कोशिका चक्र क्या है क्या, जैसे कि एक मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका से, सही है, मातृ कोशिका से देखेंगे आप कि पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। सही है, तो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका तक बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेल साइकिल या कोशिका चक्र। सही है, एक कोशिका से नए कोशिका तक बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका चक्र होता है। बस मैं दिखाता हूं, सही है, कि सेल साइकिल है क्या। देखिए आपको दिखाता हूं सेल साइकिल कैसे कैसे काम करता। सही है, वैसे यहाँ पर दिखाया गया है, सही है, फेजेज ऑफ सेल साइकिल। मैं इस पर बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सेल साइकिल पर चलता हूँ। सही है, फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सही है, देखिएगा बेसिकली तो सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। सही है, अगर पहला फेज की मैं बात करूँ, सही है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी क्रोमोजोम का अगर अध्ययन करना हो तो आप इंटरफेज अवस्था में क्रोमोजोम का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। सही है, तो कोशिका फेज की दो अवस्था होती है। पहली अवस्था की अगर मैं बात करूं तो इसमें होती है पहली अवस्था इंटरफेज, अंतरावस्था कहते हैं इंटरफेज। अगर दूसरी अवस्था की मैं बात करूं तो दूसरी अवस्था होती है जिनको हम लोग एम फेज कहते हैं। सही है, या इनको हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज कहते हैं। सही है, ये माइटोटिक फेज कहिए या फिर एम फेज कहिए। सही है, तो ये दो अवस्थाओं से कोशिका चक्र को गुजरना पड़ता है। कोशिका के चक्र की अवस्थाओं को दो अवस्था से गुजरना पड़ता है, जिनमें एक आता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं। सही है, तो अगर मान ले बात करूं इन सारे चीजों में इंटरफेज के ऊपर। सही है, इंटरफेज क्या रहता है? इंटरफेज देखिएगा, कहता है कोशिका के वास्तविक विभाजन के पूर्व की अवस्था को, सही, कोशिका वास्तविक विभाजन करता है, उसके विभाजन के पूर्व की अवस्था को हम लोग अंतरावस्था, हिंदी में कहते हैं अंतरावस्था, सही है, या इंटरफेज कहते हैं। सही है, इस अवस्था में देखेंगे केंद्रक सक्रिय रहता। सही है, केंद्रक जो है न्यूक्लियस वो एक्टिव रहता। सही है, और एक्टिव रूप में काम करता है, जिसमें इंटरफेज की अवस्था में रहता बेसिकली। मैं दूसरी अगर बात करूं, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं एम फेज, यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, सही है, या माइटोटिक फेज कहते हैं इसको। सही है, फेज अवस्था होती है। सही है, तो इसके बाद की अवस्था जब कोशिका चक्र, सही है, जब कोशिका चक्र से पूर्व की अवस्था जब कंप्लीट हो जाती है तो अंतरावस्था के बाद का जो चक्र होता है उस अवस्था को हम लोग माइटोटिक फेज कहते हैं। कोशिका चक्र के इंटरफेज अवस्था के बाद की जो चक्र होती है उनको हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज, जिसमें केंद्रक कोशिका का वास्तविक विभाजन कहलाता। सही है, वास्तव में केंद्रक का विभाजन जो है वो माइटोटिक फेज में ही होता। सही है, एम फेज में होता है। किस तरह से होता है मैं इस पहलू पर बात करता हूं अभी। जैसे कि मैंने दिखाया है
सेल साइकिल। सही है, स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ सेल साइकिल का किस रूप में काम करता, इसके बाद फिर मैं एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा आपको। सही है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है। सही है, ये सेल का मध्य बिंदु है। सही है, सेल के मध्य बिंदु में आप देखेंगे। सही है, यहाँ से मान लें यहाँ पर एक सेल है। सही है, इस सेल को एक चक्र रूप में हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह से टाइमिंग काम करता है इसका। तो आप देखेंगे ये कोशिका है। सही है, कोशिका है, यहाँ पर आप देखेंगे कोशिका मतलब सबसे पहले G0 स्टेज में रहता है। सही है, G0 में, इसके बाद जो है थोड़ा सा कोशिका G1 स्टेज में जाता है। इसके बाद देखेंगे S फेज में यह जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर मतलब ये G2 फेज हुआ करता है। सही है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे इस कोशिका में देखेंगे 4 स्टेप हुआ करता है। सही है, कौन कौन स्टेप है मैं बता रहा हूँ बारी बारी से, पहले इसको समझें। सही है, फिर ये रेस्टिंग स्टेज में जाएगा। सही है, तो कहने का मतलब सही है, आप देखिएगा कई स्टेप में मैं समझाता हूँ। सही है, कि किस तरह से ये काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ से कोशिका सेल डिवीजन करना प्रारंभ करती है। ये कोशिका सेल डिवीजन यहाँ से आरंभ करती है, मतलब जाती है। जी मतलब होता है गैप 0 स्टेज होता है जहाँ पर सेल। सही है, मतलब सेल जो है निष्क्रिय अवस्था में रहती है। सही है, कोशिका विभाजन प्राय नहीं होती। जैसे कि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवीजन कर लिए और डिवीजन करके G1 की अवस्था के बाद से डायरेक्ट सेल जो है G0 स्टेज में चली जाती है। सही है, तो वो निष्क्रिय अवस्था में सेल वहाँ पड़ा रहता। सही है, वहाँ पर किसी का काम नहीं होता। सही है, तो वहाँ रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं G0 फेज से सेल चला जाता है G1 में। ये मतलब रेस्टिंग स्टेज। सही है, यहीं से देखिएगा जब यहाँ से सेल डिवीजन करना प्रारंभ करता है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ से अगर मान लीजिए सेल डिवीजन करना प्रारंभ करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टेज को हम लोग कह देंगे नॉर्मली इंटरफेज। ये इंटरफेज अवस्था है, समझिएगा, इंटरफेज, जिसको हम लोग अंतरावस्था कहते हैं। सही है, सेल का डिवीजन देखेंगे तो लगभग 95% सेल का डिवीजन इंटरफेज अवस्था में होता है। सही है, मतलब सेल का अगर मान लीजिए टाइमिंग के हिसाब से देखें तो ह्यूमन बॉडी में जो है मनुष्य का सेल जो है 24 घंटे में एक बार विभाजित होती है। सही है, जिसमें 23 घंटे का समय। सही है, लगभग 23 घंटे का समय जो है वह सेल का डिवीजन इंटरफेज अवस्था में ही गुजर जाता है। 95% कोशिका विभाजन सिर्फ इंटरफेज अवस्था में लग जाता है, मतलब 23 घंटे का डिवीजन 23 घंटा का समय जो है सिर्फ इंटरफेज अवस्था में गुजार देता है। सही है, कौन? हम लोग के मनुष्य का सेल। सही है, वहीं से अगर मान लीजिए यहाँ से फिर अगर मैं ऊपर की बात करूँ से यहाँ पर चलूँ तो इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं एम फेज या शॉर्टकट में। सही है, एम फेज शॉर्टकट में मतलब, और फिर इसको अगर डिटेल से चला जाए तो माइटोटिक फेज भी हम लोग कहेंगे इसको, माइटोटिक फेज। सही है, ये मतलब 2 अवस्थाएं आती है। सही है, और यहाँ से देखेंगे सेल का साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल जो है डिवीजन करता है। कैसे डिवीजन करता है मैं बताता हूँ। सही है, तो ये हुआ 2। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आप, पहली अवस्था होती है प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज। सही है, फिर आता है मेटाफेज, फिर देखिएगा आप यहाँ पर चलाता है एनाफेज। सही है, एनाफेज, और इसके बाद आता है लास्ट में टीलोफेज स्टेज आता है। और ये 4 कोशिका की अवस्था। सही है, G0 फेज देखिएगा, मैंने बोला था अभी कि निष्क्रिय अवस्था रहता। सही है, G1 फेज में देखिएगा आप प्रोटीन और आरएनए बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यहाँ पर देखिएगा आप। सही है, और यहाँ पर देखिएगा S फेज जो होता है ये सबसे बड़ा फेज होता है। सही है, सबसे बड़ा फेज, इसी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये G1 फेज ऐसे G1 फेज थोड़ा छोटा होता है बनिस्पत G2 फेज के। सही है, G2 फेज देखिएगा गैप 1 और गैप 2 फेज भी कहते हैं। सही है, तो G2 फेज थोड़ा बड़ा रहता है। सही है, इसमें भी बेसिकली प्रोटीन बनता है। G1 फेज में भी प्रोटीन और आरएनए बनता है। और डीएनए फेज देखिएगा सबसे बड़ा फेज होता है। इस फेज में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होना प्रारंभ करता है। सही है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना प्रारंभ करता है। सही है, तो यहाँ से कोशिका चलती है, यहाँ से कोशिका विभाजन करते हुए घूमते घूमते। सही है, घूमते घूमते माइटोटिक फेज में आती है। सही है, और माइटोटिक फेज में इस अवस्था में जो है कोशिका साइटोकाइनेसिस में चली जाती है। कोशिका का जो है मतलब सेल डिवीजन कर जाता है, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद से सेल जो है एक सेल से 2 सेल बन जाता है। मतलब इस तरह से जो है कोशिका का एक चक्र पूरा होता है। सही है, कोशिका का एक चक्र पूरा होता है। तो मैंने अभी बताया था दोस्तों से ये इंटरफेज हुआ। सही, एम फेज में आप देखेंगे बेसिकली मतलब 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे का समय जो है एम फेज में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में अगर मैं बात करूँ तो 5% जो है टाइम जो है इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब इस सेल के डिवीजन में, मतलब ये जो एम फेज होता है उस अवस्था में गुजर जाती है। तो कुल मिलाकर 100% का समय लगता है। सही, 100% में देखिएगा ह्यूमन बॉडी में जो है मतलब अगर 24 घंटे में सेल डिवीजन करता है तो मतलब 95% सेल जो है सिर्फ
95% सेल 23 घंटे में जाके से डिवीजन करता है और 5% जो प्रक्रिया लगती है, मतलब मुख्यतः जो वास्तविक जो कोशिका का विभाजन होती है उसमें 5% का समय 1 घंटे में वो पूरा कर लेती है। सही है, तो इस प्रकार जो है साइकिल जो है कोशिका चक्र की अवस्था पूरी हो जाती है। सही है, तो कोशिका चक्र एक बहुत बड़ी जटिल प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। फिर से मैं थोड़ा सा से बैक ये कहता हूँ से कि देखिएगा यहाँ पर एक सेल बना हुआ, सही है, ये रेस्टिंग स्टेज में सेल है। सही है, इस सेल को अब एक्टिवेट करने से एक्टिव होगा ताकि सेल जो है एक सेल से 2 सेल बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। सही है, तो ये सेल जो है रेस्टिंग स्टेज में है, G01 में से आया, निष्क्रिय अवस्था में सेल पड़ा हुआ, जो सेल डिवीजन नहीं किया, सही है, उन सेलों को निष्क्रिय अवस्था में डाल दी जाती है G0 फेज में, सही है, गैप 0 फेज में, सही है, क्वासेंट स्टेज भी कहते हैं इसको। सही है, इसके बाद सेल जो है डायरेक्टली चलाता है G1 फेज में। सही है, G1 अवस्था में आती है, गैप 1 में, सही है, चली आती है कोशिका, यहाँ तक विभाजन होती है। अभी मैं इंटरफेज की बात कर रहा हूँ, सही है, मतलब अंतरावस्था की बात कर रहा हूँ, माइटोटिक फेज की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। सही है, तो इसमें आती है और फिर इनके बाद सेल जब G1 से जाता है तो जीवन में देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, डीएनए बनने की प्रक्रिया। सही है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। सही है, तो ये प्रक्रिया एस फेज में हो जाती है, डीएनए पूरा बन जाती है। सही है, फिर सेल चली जाती है G2 फेज में और G2 फेज के बाद से मतलब इंटरफेज समाप्त होने के बाद सेल चल जाती है माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज में भी सेल को 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सही है, जिनमें पहली अवस्था अगर हम लोग देखेंगे तो पहली अवस्था होती है, इसको इस तरह से आप कोड में भी याद कर सकते हैं, PM आते हैं, P से P प्रोफेज, M से मेटाफेज, आते, A से एनाफेज, T से टीलोफेज। सही है, तो PM आते हैं, इस तरह से आप याद रखेंगे, अल्टर नहीं करना चाहिए, एकदम सिस्टम से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन चारों अवस्थाओं से जब सेल गुजरती है तब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होने लगती है। सही है, साइटोकाइनेसिस से मतलब सेल का जो है 2 डिवीजन होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल होगा। एनिमल सेल होगा तो प्लेट बनेगा, सेल प्लेट। सही, और ये मान लीजिए एनिमल सेल मतलब प्लांट सेल होगा तो प्लेट सेल, सेल प्लेट्स बनेगा। सही है, और एनिमल सेल होगा तो वहीं साइटोकाइनेसिस में जो है वह क्लीवेज बनाता है। सही है, और दोनों का दोनों क्लीवेज बनकर सेल साइकिल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। सही है, तो मैं अभी आपको बताया कि सेल साइकिल किस तरह से जो है काम करता है, कौन कौन सी अवस्था आती है, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल से दिखाता हूँ एनिमेटेड रूप में आप किस तरह से काम करता है। आप जैसे देख रहे हैं, सही है, ये मैंने सेल साइकिल का ये डायग्राम लाया, सही है, सेल डिवीजन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सही है, ये G1 फेज है। सही है, आप ये देख रहे हैं G1 फेज है। सही है, इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेड मतलब सेल ग्रोथ आगे से बढ़ रहा है, ये G1 फेज में। यहाँ से आप देख रहे हैं इस फेज को हम लोग कहते हैं S फेज, ये S फेज है। सही है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन करता है। आप यहाँ से देखेंगे सेल ग्रोथ कम करने का काम करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन इस अवस्था में हो जाता है, फिर प्रेशरण ऑफ माइटोसिस। सही है, ये देखिएगा ये G2 फेज होता है, ये G2 फेज है। सही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेल डिवीजन कर रहा होता है, यहाँ से यहाँ तक, इन अवस्था को ही हम लोग कहते हैं इंटरफेज या अंतरावस्था। बीच में ये सेल साइकिल में लिख दिया हूँ। सही है, आपको समझने में दिक्कत, ये पूरे सेल साइकिल है। सही है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की प्रक्रिया में जो है मतलब ये G1 फेज, फिर ये S फेज और ये G2 फेज आती है। सही है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन, ये सेल का इसमें ग्रोथ होगा। सही है, फिर ये प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, सेल डिवीजन का प्रिपरेशन करने लगेगा। सही है, और वास्तव में ये सेल डिवीजन की प्रक्रिया जो है यहाँ से यहाँ तक होती है। सही है, जिनमें हम लोग पहले बताया था कि ये जो है प्रोफेज रहा, इसके बाद ये मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज चला जाता है और लास्टली सेल जो है मतलब साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल डिवीजन कर लेता है। सही है, तो हमने बताया कि इंटरफेज अवस्था में आप देखें, फिर से इंटरफेज अवस्था में थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं, इंटरफेज अवस्था में कोशिका का 95% सेल डिवीजन कर लेता है, जिसमें ओवरऑल 23 आवर का समय लगता है। सही है, 23 से है, मतलब अगर देखा जाए तो 23 घंटे का समय जो है इसमें ये कर देता है इंटरफेज अवस्था में। और वहीं अगर दूसरी फेज की अवस्था की मैं बात किया जिसको एम फेज कहते हैं, तो एम फेज में जो है सेल डिवीजन मतलब 5% के आसपास पूरा करता है, जिसमें देखिएगा 1 घंटे का समय विदिन 1 आवर से मतलब सेल जो है ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बाद वो आगे चला जाता है। इस प्रकार जो है सेल साइकिल पूरा हो जाता है, कोशिका चक्र पूरा हो जाता है। और इस कोशिका चक्र पूरा करने का मूल उद्देश्य ये रहता है, सही है, कि एक सेल से 2 सेल बनना। सही है, एक सेल से 2 सेल बनने में सेल साइकिल की उन सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सही है, जो ये अवस्थाएं हम लोग विविध प्रकार की अवस्थाओं को हमने दिखाया और पीछे भी मैंने बात भी किया है। सही है, आप देखेंगे मैं आगे बात करता हूँ। सही है, इन सेल साइकिल के ऊपर भी मैंने ये दिखाया। सही है,
मैंने एक डायग्राम से अपने में दिखाया था, बनाया था कि ये G0 फेज ऐसे, ये G0 फेज आगे जाता है G1 फेज में, ये G1 से ये रहा S फेज से, ये G2 फेज रहा, फिर से ये मतलब सेल प्रिपरेशन हो रहा माइटोसिस डिवीजन के लिए। यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें बनेगा। सही है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि एस फेज में जो है, मतलब एस अवस्था में, सिंथेसिस अवस्था में, संश्लेषण की प्रक्रिया में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सही है, आप सीधा सा एक जवाब में दे देंगे। और फिर यहाँ से सेल डिवीजन करता है जिसको हम लोग कहते हैं एम फेज। ये मैंने दिखाया था। सही, आपको मैं इनको थोड़ा सा डिटेल के बारे में सही बताता हूँ। सही, मैं पहला अगर बात करूँ तो इंटरफेज होता है। सही है, इंटरफेज जिसको हम लोग अंतरावस्था कहते हैं, जिसमें हम लोग पहला फेज लिखें तो पहला फेज G1 फेज कहेंगे, या इसी को हम लोग गैप 1 फेज कहते हैं। सही है, इसमें देखिएगा आरएनए तथा प्रोटीन बनता है, आरएनए तथा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है। सही है, G1 फेज में, मतलब G1 फेज में, गैप 1 फेज में देखिएगा आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सही है, वहीं अगर मान लीजिए एस फेज में हम लोग चलें, सही है, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज कहते हैं, तो इसमें मैं देखिएगा छोटी छोटी जानकारी, इसमें जो है डीएनए का संश्लेषण होता है, रेप्लिकेशन होता है या डुप्लीकेशन होता है, और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाती है। सही है, मतलब एक डीएनए रहा, इस एक डीएनए से फिर से, मतलब ये ओल्ड डीएनए से फिर से न्यू डीएनए बन जाता है। सही है, ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग, डीएनए की बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन, हिंदी में से हम लोग प्रतिकरण कहते हैं, प्रतिकरण कहा जाता है। सही है, तो G1 और ये S फेज मैं आगे और दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे तो अगला सेल की जो कोशिका की विभाजन की अवस्था होती है वो G2 फेज में जाती है, जिसको G2 फेज को हम लोग कहते हैं गैप 2 फेज। सही है, गैप 2 फेज रहती है। सही है, इसमें क्या होता है, इसमें भी डीएनए आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण अधिक होता है। सही है, और जैसा कि हमने दिखाया सेंट्रियोल का सेपरेशन हो जाए, मतलब सेंट्रियोल मैंने दिखाया था। सही है, जब आप सेंट्रियोल देखेंगे इस तरह से रचना होती है, 2 बिंदु से सेंट्रोसोम में ये रचना पाई जाती है जिस पर एस्ट्रल डे लगे होते हैं। सही है, स्पिंडल फाइबर काम करता है। सही है, तो कहता है कि सेंट्रियोल सेपरेशन हो जाए, जब सेंट्रियोल का सेपरेशन होता है तो सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाता है। सही है, कोशिका का विभाजन प्रारंभ हो जाता है G2 फेज में। सही है, और कोशिका का विभाजन प्रारंभ होता है, सही है, तब सेल चला जाता है किस में, माइटोटिक फेज में चला जाता है। वैसे लास्टली ये था G0 फेज। सही है, G0 फेज को हम लोग क्वाइसेंट फेज भी हम लोग कहते हैं। सही है, जो कोशिका विभाजन नहीं करती है G1 फेज से वह G0 फेज में चली जाती है और निष्क्रिय रूप में से वह चली जाकर वहां पर बैठी रहती है। सही है, वैसे अवस्था को हम लोग G0 फेज कहते हैं। सही है, मतलब G0 गैप फेज, इसमें सेल जो है निष्क्रिय अवस्था में, मतलब कोशिका के अंदर बैठा रहता है। सही है, सेल डिवीजन काम नहीं करता। सही है, तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इंटरफेज की अवस्था हुई जिसको हम लोग कहते हैं G1 S फेज, G2 फेज और G0 फेज। सही है, तो ये कुल फेज होती है। सही है, कुल फेज मतलब अवस्था। सही है, अवस्था के बाद गुजरने के बाद से फिर सेल आगे बढ़ती है। सही है, जिसको हम लोग कहते हैं जब G2 फेज समाप्त हो जाएगी तो कोशिका विभाजन M फेज अवस्था में चली जाएगी, माइटोटिक फेज अवस्था में जाएगी, मतलब इंटरफेज के बाद की अवस्था को हम लोग सेल डिवीजन की अवस्था को वास्तविक सेल डिवीजन होता है, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज या M फेज कहते हैं। सही है, मतलब सेल डिवीजन को वैसे देखा जाए, ये इसको मैंने समझाया, एम फेज मतलब इंटरफेज की बाद वाली अवस्था जिसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिका एक सेल से 2 सेल बनता है, उसको हम लोग एम फेज कहते हैं या माइटोटिक फेज कहते हैं। अब देखिएगा लास्टली मैं ये बात करता हूँ कि सेल डिवीजन कई चरणों में पूरा होता है। सही है, आप देखेंगे सेल जो डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन जो होती है वह कई चरणों में पूरा होता है, और कई चरणों में पूरा होकर से तब कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है। कैसे ये मैं दिखाता हूँ ओवरऑल। सही है, आप देखेंगे कि मतलब सेल डिवीजन जो है 3 तरह से अगर बेसिकली लिया जाए तो 3 तरह से, एक होता है ए माइटोसिस सेल डिवीजन। सही है, देखेंगे पहला, इसमें आप देखेंगे कोशिका जो है वह मतलब एक सेल से 2 सेल बनता है, पर डमरू बीच में रहता है, डम्बेल लगा रहता है। ठीक है, डम्बेल लगा रहता है, जिसके कारण जो है मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका इस तरह से बन जाती है डम्बेल, और 2 कोशिका यहाँ से इस तरह से निकल जाती है। तो ऐसे प्राय डिवीजन को हम लोग कहते हैं ए माइटोसिस सेल डिवीजन। सही है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन का ये काम करता है। अगर मान लीजिए दूसरी मैं बात करूं, असमसूत्री विभाजन भी इसको कहते हैं। सही है, अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी हो जाती है माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। सही है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन है, माइटोसिस सेल डिवीजन। सही है, तो इसमें देखेंगे दूसरी अवस्था अगर कोशिका विभाजन की देखी जाए तो समसूत्री विभाजन, हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसको आप देखेंगे तो इनसे क्या होता है, मतलब एक सेल रहता है, एक सेल से डायरेक्टली ये लोग 2 सेल बना लेते हैं, ये एक सेल से 2 सेल बना लेते हैं।
जब एक सेल से 2 सेल बन जाएगा, सही है, और दोनों का दोनों सेल सेम एकदम रहेगा, सही, कहीं से कोई अंतर नहीं रहेगा, और दोनों का दोनों सेल सर्वाइव भी करेगा, जिंदा भी रहेगा, कोई सेल मरेगा नहीं, सही है। तो ऐसे विभाजन मतलब एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका तक बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं माइटोसिस डिवीजन, से समसूत्री विभाजन हो जाती है। वहीं अगर मैं तीसरी बात करूं, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट से, तो आप देखेंगे मियोसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, सही है, अर्धसूत्री विभाजन, आप समझेंगे इसको, सही है। अर्धसूत्री विभाजन में आप देखेंगे मतलब कोशिका जो है एक सेल से मतलब इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ आपको देखने में दिक्कत, जैसे कि एक कोशिका, तो एक कोशिका से क्या होता है 4 सेल बनता है, 4 सेल बनता है, सही है। ये पराया, ये वाला जो है वो सोमेटिक सेल में डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन सोमेटिक सेल में, और मियोसिस जेल का डिवीजन होता, मैंने क्या बोला, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल जिसको हम लोग कहते हैं कायिक कोशिका हिंदी में, और एक होता है जर्म सेल, जर्म सेल का मतलब होता है जनन कोशिका, सही है। सोमेटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन, कायिक कोशिका में माइटोसिस डिवीजन होगा, और जर्म सेल में जो है, जर्म सेल में देखिएगा आप मियोसिस डिवीजन होता है, सही है, जिसमें मतलब स्पर्म बनते हैं, सही, ओवम बनते हैं, शुक्राणु का जेनेसिस होता है, सही है, और ओवम जेनेसिस, ooजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, उनमें मियोसिस हेल्प करता है, सही है। तो मियोसिस में देखिएगा एक सेल से 4 सेल बनता है, सही है, पर चारों सेल जो है मतलब काम नहीं करता, चारों सेल मुख्यतः काम नहीं करता, सही है। इसमें सिर्फ एक सेल जिंदा रहता है, बाकी 3 सेल जो है वो डेड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और डेड होने के बाद पुनः यह शरीर से बाहर निकल जाता है, सही है। तो एक सेल से मतलब देखा जाए तो मियोसिस डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनता है, लेकिन सर्वाइव एक ही सेल करता है, और एक सेल जिंदा रहता है, बाकी 3 सेल मरकर नष्ट हो जाते हैं। और माइटोसिस में दोनों के दोनों सेल जिंदा रहते हैं। वही एमाइटोसिस की मैं बात करूं तो एमाइटोसिस में जो है, एमाइटोसिस में भी दोनों सेल जिंदा रहता। तो यह कुल मिलाकर 3 सेल डिवीजन की प्रोसेस अवस्था जाती है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। इन तीनों सेल डिवीजन की अवस्था के बाद जो है कोशिका डायरेक्टली सेल डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन करता है, और एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है, सही है। तो इस प्रकार जो है मतलब सेल साइकिल की पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है, सही। वैसे मैं फिर से आपको बता दूं, ठीक है, मैं अगले वीडियो में जब मिलूंगा तो आपको मैं ये माइटोसिस डिवीजन भी बताऊंगा, सही, माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द बहुत डिटेल से वीडियो लाने वाला हूं, सही। मैं आपको बहुत आपके सामने बहुत जल्द लाऊंगा, सही। आशा करता हूं मित्रों, सही, कि आप सेल साइकिल को अच्छे से समझे होंगे, सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसे मैं एकदम सरल भाषा में तोड़ तोड़ कर मैं आपको समझाया हूँ, सही। वैसे अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है, कमेंट करें, सही है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सही, और अगर नए हो, सही, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच सके, सही, और आप हमारे यूट्यूब चैनल का आनंद ले सकें, सही। अगर अच्छा लगे, सही है, अच्छा लगे तो प्लीज़ मतलब लाइक भी करना ना भूलें, सही है, और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, सही है, शेयर भी करें, सही है, और लाइक करें, सही है, ताकि मैं आने वाले वक्त में से और मोटिवेट होता रहूँ, सही, और मुझे मोटिवेट भी करते रहें, सही, हमें भी चलते रहें, सही, हंसाते रहें, सही, ताकि मैं आने वाले वक्त में और अच्छा से मतलब इसके ऊपर काम करूँ, हर एक टॉपिक्स के ऊपर काम करूँ, सही है। वैसे मैं पुनः फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, सही, थैंक यू सो मच, सही। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं, सही, और पर डे इसको देखते हैं। थैंक यू सो मच।